हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही खास है ज्योग्राफी यानी भूगोल वालों के लिए, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं 70 ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू, बिल्कुल नया पैटर्न के आधार पर, यानी जो पैटर्न के आधार पर आपकी बोर्ड एग्जाम होनी है, आगे आपकी बोर्ड एग्जाम आ रही है, उसी के आधार पर यह 70 क्वेश्चन को सेट किया गया है और शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को आपको देखनी है और 70 के 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको रट जाना है। जो भी क्वेश्चन आपसे ना बने उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक से दो बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। आपको मैंने बहुत सारे चैप्टर पढ़ा भी दिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी होंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर को आपको आता भी होगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों को पूरा क्लास को देखनी है, क्योंकि यहां से आपका पूरा चांस है कि परीक्षा में, यानी परीक्षा में पूरा चांस है कि यहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपके ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड एग्जाम के द्वारा घुमाए जाते हैं। क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसलिए पूरा चांस बनता है कि आपको बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखने का प्रयास करते हैं। पूछा गया है कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है। देखिए पीसी कल्चर है ना, पीसी कल्चर, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है, रेशम के कीट का पालन। पीसी कल्चर का मतलब होता है, पीसी कल्चर का मतलब होता है मछली का पालन, है ना। उसके बाद एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। उसी तरह से हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फल व सब्जी का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, फल और सब्जी के उत्पादन को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर संबंधित है तो आपके फल और सब्जी के उत्पादन से यह संबंधित होता है, ठीक है। अब चलिए आगे की अगर बात करें, पूछा गया है कि जनांकी के संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। देखिए जनांकी के संक्रमण सिद्धांत में टोटल कितने अवस्थाएं बताए गए हैं, 3 अवस्थाएं बताए गए। मेरे बच्चों बताइएगा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम, है ना, द्वितीय और तृतीय, 3 अवस्थाएं जो इसमें बताए गए हैं। तो पहली अवस्था कह रही है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होगा, जनसंख्या नगरीय नहीं ग्रामीण होंगे और गरीबी में का मार झेल रहे होते हैं, पहली अवस्था में। और दूसरा अवस्था में जैसे आते हैं तो जनसंख्या गरीबी से मुक्ति की ओर बढ़ते हैं, मतलब जनसंख्या का विकास होने लगता है, जनसंख्या नगर की ओर बढ़ने लगती है, जनसंख्या में मृत्यु और जन्म दर घटने लगती है, द्वितीय अवस्था है। और जितने भी विकासशील कंट्री है वो द्वितीय अवस्था में आ जाएंगे और जितने भी गरीब देश हैं वो लगभग जो है प्रथम अवस्था में निवास करते हैं। अब यहां आपको यह बात जाननी होगी कि सर तृतीय अवस्था में कौन से देश आएंगे, तो तृतीय अवस्था में वही देश की जनसंख्या आएगी जिस देश की जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर बिल्कुल नीचे चले गया है और वहां की जनसंख्या पूरा शिक्षित और रोजगार युक्त हो गया है, और साथ ही साथ वो लोग क्या नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं। तो ऐसे देश की जनसंख्या जो है तृतीय अवस्था में आएगी। तो शिक्षित जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, है ना, उसके बाद जो है रोजगार युक्त जनसंख्या, ऐसी जनसंख्या कहां पाई जाती है, विकसित देशों में, यानी डेवलप्ड कंट्री में, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, जापान। जापान आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता भी है कई बार कि जापान कौन सी अवस्था में है, तो ये सारे विकसित कंट्री आपके तृतीय अवस्था में आएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि जनांकी के संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, तो ये जो हो जाएंगे आपका नोटेस्टिन हो जाएंगे। कौन, नोटेस्टिन। हालांकि इसमें जो सिद्धांत, ये सिद्धांत की अगर मूल संरचना की अगर बात करें, है ना, थॉमसन ने दिए थे, है ना। थॉमसन का इनमें भी इस सिद्धांत में थॉमसन का भी काफी ज्यादा रोल रहा है, लेकिन बाद में जब नोटेस्टिन आए तो जनांकी के संक्रमण सिद्धांत में जो भी कमियां थी उसको हटा दिए, उसको रिमूव किए, उसमें सुधार लाए और इन्हीं का नाम में जनांकी के संक्रमण सिद्धांत जाना जाने लगा। तो यहां जो राइट आंसर हो जाएंगे आपके नोटेस्टिन हो जाएंगे, ठीक है। अब चलना आगे की अगर बात करें, पूछा गया है कि रेशम मार्ग रोम को किस देश से जोड़ता है। रेशम मार्ग अगर जोड़ने का काम करता है, रोम को किससे जोड़ने का काम करता है, चाइना से। रेशम मार्ग रोम को चाइना से जोड़ने का काम करता है। अब बात यह देखिएगा कि रोम के लोग जो है, रोम के लोग सोना, चांदी, हीरा जवाहरात, ठीक है, मोती वगैरह, है ना, तांबा, जितने भी चीज होते हैं वो सारे लेकर के आते थे चाइना में। चाइना वाले उसको खरीदते थे और चाइना से क्या लेके जाते थे, ये रेशम लेके जाते थे, चाइना से रेशम लेके जाते थे रोम वाले, और वहां कपड़ा वगैरह बुनते थे। अब ये जो रेशम मार्ग है, रेशम मार्ग जो है हमारे देश के जितने भी बादशाह रह चुके हैं, चाहे आप अशोक की बात करें, है ना, जितने भी एक तरह से शासक रह चुके हैं, अशोक की बात करें, है ना, साथ ही साथ अशोक के साथ जो आपके राजगृह में शासन किए हैं, है ना, पाटलिपुत्र में शासन किए, मौर्य शासन की बात करें, ठीक है। तो ये जितने भी शासक हैं वो लगभग चाहा कि इस राज्य पर, सॉरी, इस मार्ग पर कब्जा किया जाए, इस मार्ग पर कब्जा करके ताकि कर यानी टैक्स वगैरह वसूला जाए, ठीक है। हर राजा, हर शासक ने इस मार्ग पर कब्जा करने के लिए कितनी सारी लड़ाइयां लड़ी होगी, ठीक है, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, क्योंकि यह मार्ग एक ऐसा मार्ग था जिससे बहुत सारे व्यापारी एक दिन में गुजरते थे और जो भी राजा का उस व्यापारी पर कब्जा था उनको बहुत ज्यादा टैक्स मिलता था।
ठीक है, तो रोम से यानी रेशम मार्ग रोम को किस देश से जोड़ता है, तो चाइना से जोड़ता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? डब्ल्यूटीओ की अगर बात करें, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, है ना, सबसे पहले क्या बना था, गैट बना था, गैट, है ना, गैट 1948 में जब बना तो ये नहीं चला, तब 1995 जो है ना, फिर आगे चल के जो है क्या बन गया, विश्व व्यापार संगठन बन गया। अब गैट का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड्स। ये गैट चलने नहीं के कारण, ठीक है, तो फिर डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन का काम होता है विश्व बाजार में व्यापार के नियम बनाना, आयात निर्यात पर कितना शुल्क लगाएगा, कितना टैक्स लगाएगा, इसके लिए नियम निर्धारित करना, ये सारा काम डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है, विश्व व्यापार संगठन का है। अब इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय आपका जेनेवा में है। कहां, जेनेवा में इसका मुख्यालय है, यानी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है, जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए क्या करते हैं, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। अब देखिएगा, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल हम लोग करते हैं ना, तो जनसंख्या बटे क्षेत्रफल हम लोग करते हैं, तो बटे क्षेत्रफल जो होगा वो आपका किलोमीटर स्क्वायर में होगा, यानी वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में होगा, वर्ग किलोमीटर में होगा, यानी जिसको किलोमीटर स्क्वायर कहते हैं। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल की अगर डेटा आपको पास है तो आप उस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या बताती है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितने औसतन जनसंख्या निवास करती है, इस चीज का डेटा प्रोवाइड करती है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व का संबंध आपका जनसंख्या और क्षेत्रफल से हो जाएगा, यानी जनसंख्या और क्षेत्रफल, ऑप्शन आपके सी लॉक हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। समझ में अगर नहीं आएगी तो कमेंट बताना, कमेंट सेक्शन आपका ओपन है, वहां फीडबैक जरूर देके जाना है। ठीक है, अब बताइएगा आगे की अगर बात करें, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। देखिए, प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, चाहे आप किसी भी कारण से जा रहे हो, आपकी मजबूरी, बाढ़ के कारण या फिर रोजगार के कारण आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन जाने की जो प्रक्रिया उसको कहते हैं प्रवास। और अगर प्रकृति का तरफ से अगर आपकी वो कारक आए हैं जिसके लिए आपको प्रवास करना पड़ रहा तो उसको कहते हैं प्रतिकर्ष। जैसे कि बाढ़ वगैरह आपका क्या है, प्रतिकर्ष कारक है, तूफान, बाढ़, भूकंप, है ना, सुनामी, ये सब आपका प्रतिकर्ष कारक है। उसके बाद अगर अपकर्ष कारक की अगर बात करें तो अपकर्ष कारक आपको आकर्षित करता है, उच्च शिक्षा, उच्च वेतन, है ना, रोजगार, तो ये सब क्या है, अपकर्ष कारक हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रवास के लिए 2 उत्तरदायी कारक हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, प्रवास यानी अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक उत्तरदायी किसके लिए है, प्रवास के लिए। ठीक है, किसके लिए, प्रवास के लिए उत्तरदायी है, यानी प्रवास के 2 कारक होते हैं, अपकर्ष और प्रतिकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया है निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। कई बार हम लोग पढ़े कि खट्टे रसदार फलों की कृषि भूमध्य सागर के बगल में की जाती है, भूमध्य सागर में बगल में की जाती है, और जितने भी खट्टे रसदार फलों की कृषि है वो आपके भूमध्य सागर के बगल में यानी भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका भूमध्य सागरीय कृषि। अब ये बताइएगा कि भूमध्य सागरीय कृषि का मुख्य फसल कौन सा है, यानी मेन जो फसल है वो है अंगूर, यानी इसका मुख्य फसल की अगर बात करें अंगूर है। अंगूर से क्या बनाए जाते हैं, मुनक्का और किशमिश यानी मदिरा वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया कि भूमध्य सागरीय कृषि का मुख्य फसल तो अंगूर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि किसमें की जाती है, तो भूमध्य सागरीय कृषि में। अब इसमें खट्टे रसदार फल कौन कौन से हो जाएंगे, अंगूर हो जाएगा, जैतून हो जाएगा, ठीक है, आंवला हो जाएगा, है ना, आंवला हो जाएगा, उसके बाद नींबू हो जाएगा। जितने भी खट्टे रसदार फल है वो सारे फल इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी भूमध्य सागरीय कृषि आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सहकारी कृषि का मतलब होता है एक साथ मिल करके खेती करना। रोपण कृषि का मतलब होता है क्या, रोपण कृषि का मतलब होता है कहवा, कोफो, है ना, कोको, उसके बाद चाय, है ना, कॉफी, ये सब जो है आपके रोपण फसल है और इनका विकास अंग्रेजों ने कराया था। बाजारी सब्जी कृषि मतलब बाजार के बगल में सब्जी का खेती करना, इसको क्या कहते हैं, ट्रक फार्मिंग कृषि भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्रक फार्मिंग कृषि भी कहते हैं। याद रहेगी सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया है निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। देखिए, एकल कृषि का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही फसल का उत्पादन किया जाए, जिसमें 2 फसल का उत्पादन किया जाएगा वो एकल कृषि नहीं, वो मिश्रित कृषि कहलाएगी। अब देखिएगा डेयरी कृषि, इसमें तो क्या किया जाता है, दुधारू पशुओं का पालन किया जाता है। ठीक है, चाहे एक ही प्रकार के इसमें पशु होंगे, चाहे गाय तो गाय,
भैंस तो भैंस या फिर बकरा तो बकरा, सॉरी बकरी तो बकरी, है ना, एक ही प्रकार के पशु का इसमें पालन किया जाएगा। अगला है आपका मिश्रित कृषि, रोपण कृषि। आप जानते हैं रोपण कृषि क्या है? ये रोपण कृषि का विकास किसने कराया था? अंग्रेजों ने कराया था अपने शासन काल में। और रोपण कृषि के अंतर्गत चाय, कॉफी, कोको, है ना, महंगे लेवल का जो फसल है वो आपके रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। फिर दिया गया वाणिज्य अनाज कृषि। तो वाणिज्य अनाज कृषि ये महंगे लेवल का फसल होता है और इसमें पैसा काफी ज्यादा लगता है और हर प्रकार की इसमें कृषि की जाती है। अब यहां जो होगा प्यारे बच्चों, आपकी मिश्रित कृषि की बात करें तो इसमें मिश्रित कृषि में चारे का फसल जो जानवरों के लिए, पशु का पालन के लिए जरूरी होता है, वो मुख्य घटक है। कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है कि मिश्रित कृषि का मुख्य घटक कौन सा होगा, तो वहां कोई भी ऑप्शन रहे तो आपको क्या टिक करना है? चारे का फसल मिश्रित कृषि का मुख्य फसल है। तो चारे का फसल के साथ साथ इसमें उत्पादन किया जाता है आपका खाद्य फसल का भी, तो इसमें दो चीज आ जाएंगे। तो इसलिए इसमें एक की चीज नहीं, दो चीज का उत्पादन होता है, इसलिए यह आपका मिश्रित कृषि या आपका एकल कृषि नहीं कहलाएगा। बाकी डेयरी, रोपण और वाणिज्य ये सारे के सारे क्या है? मोनोकल्चर है, मतलब एकल कृषि है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? फाइनली ऑप्शन आपके बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया है कि एक फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए। तो ये जो है आपकी गेहूं जो है प्यारे बच्चों, गेहूं एक ऐसा फसल है जिसमें बुआई के समय बिल्कुल कम तापमान चाहिए। कितना? बिल्कुल कम तापमान चाहिए, तभी जो है वो क्या हो पाएगा? अच्छा तरह से अपने आप को अनुकूलित कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन सा ग्रामीण अधिवासों में की जाती है? मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या करते हैं? खेती, पशुपालन, ये सब करते हैं। खेती, पशुपालन क्या है? आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो ये जो आ जाएंगे आपका प्राथमिक क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप में क्या होता है कि आपके जो भी प्रकृति में जो भी कच्चा पदार्थ है उसके रूप को बदल करके उसको मूल्यवान किया जाता है। तृतीय क्रियाकलाप में व्यापार और विनिमय आ जाएंगे, है ना, आपके व्यापार और विनिमय, परिवहन, संचार, व्यापार, परिवहन, संचार, व्यापार आपके तृतीय क्रियाकलाप है। ठीक है, जैसे कि आपका द्वितीय क्रियाकलाप की अगर बात करें, उद्योग वगैरह आपके द्वितीय क्रियाकलाप में आएंगे। लेकिन यहां आपको ग्रामीण क्षेत्र में पूछा है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं, यानी कृषि का काम, पशुपालन, पशु चराना, खनन का काम। तो ये सारे काम जो आते हैं आपके प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। तो ऑप्शन आपके ए लोग हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? यहां कंफ्यूजन मत होना, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश अभी चाइना है। ठीक है, भारत भूले से टिक नहीं करना है। ठीक है, भारत जो है सेकंड नंबर पे आता है। चाय का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। सेकंड नंबर पे कौन? भारत आएगा। ठीक है, तो चाइना जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चाइना भारत में, सॉरी, दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है। रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? रूस में सामूहिक कृषि को कोलखोज कहा जाता है। रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? कोलखोज कहते हैं। और सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? सहकारी कृषि भी कहते हैं। यानी एक साथ समूह में मिलकर के जब सभी किसान एक साथ समूह में मिलकर के खेती करते हैं अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से, तो ऐसे कृषि को क्या कहते हैं? सामूहिक कृषि, जिसको सहकारी कृषि भी कही जाती है। क्या कही जाती है? सहकारी कृषि भी कही जाती है। रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? बताइएगा, रबर किस प्रकार की कृषि उपज है? तो रबर हो जाएगा आपका कोको, चाय, कहवा, गन्ना, है ना, ये सब आपके किस में आ जाएंगे? रोपण फसल में आ जाएंगे। क्योंकि ऐसे फसल रबर जो है, रबर का अब बताइएगा, रबर आपके रोपण कृषि के अंतर्गत आ जाएंगे। भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत खट्टे रसदार फल। पर मिश्रित कृषि, इसमें चारे और फसल का उत्पादन दोनों हो जाएगा। लेकिन यहां रोपण कृषि जो है रबर का सबसे बड़ा, जो अगर रबर किस प्रकार की कृषि में आ जाएंगे? रोपण कृषि में आ जाएंगे। अब आप लोग कमेंट करके यह बताइएगा कि रोपण कृषि में रबर जो आता है, तो रबर का सबसे ज्यादा निर्यातक देश कौन सा है? सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन किस देश में होता है? तो आपको कहीं भी टिक लगाना है, कहीं भी अगर ये क्वेश्चन आए तो आंसर आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा रबर का निर्यातक देश कौन सा है? मलेशिया। और मलेशिया में रबर का उत्पादन, वहां के रबर का विकास, रबर की खेती का विकास वहां के प्रॉपर निवासी या वहां के गवर्नमेंट ने नहीं की थी, अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, जिस देश का कब्जा था उन्हीं देशों ने मलेशिया में रबर की खेती को क्या किया था? आगे बढ़ाया था। ठीक है, अब देखिएगा, पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? मैंने आपको बताया, पशुचारण ग्रामीण क्षेत्र में किए जाते हैं। पशुपालन, उसके बाद पशुचारण बोले या फिर पशुचारण बोले, पशुपालन बोले। ठीक है, ये सारे क्या है? आपके प्राथमिक क्रियाकलाप है। और प्राथमिक क्रियाकलाप आपके कहां आते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं। तो पशुचारण, कृषि, खनन, है ना, ये सब क्या है? आपके प्राथमिक क्रियाकलाप है ना। कृषि हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप, पशुचारण प्राथमिक क्रियाकलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बागानी कृषि है? क्या आ जाएगा? बागानी। देखिए, जब रोपण कृषि की जाती है तो अलग अलग टाइप के बागान बनाए जाते हैं, है ना, प्लॉट बनाए जाते हैं। तो उसको प्लॉट को क्या कहा जाता है? बागान कहा जाता है। उस प्लॉट को बागान कहा जाता है। इसलिए रोपण कृषि क्या है? एक प्रकार का बागानी कृषि है। रोपण कृषि क्या हो जाएगा? एक प्रकार का बागानी कृषि हो जाएगा। तो रोपण कृषि के अंतर्गत कौन कौन आएगा? अब बताइएगा, रबर भी आपका रोपण कृषि के अंतर्गत आएगा, चाय भी रोपण कृषि के अंतर्गत आएगा, गन्ना भी रोपण कृषि के अंतर्गत आएगा। लेकिन मक्का जो है आपके रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आएंगे। और क्वेश्चन भी वही था कि निम्न में से कौन बागानी कृषि नहीं है? तो मक्का आपका रोपण फसल नहीं, आपका खाद्य फसल में आ जाएंगे। ठीक है, मक्का
मक्का आपका क्या है, खाद्य फसल। अगर आपको कहीं पूछेगा कि मक्का खाद्य फसल है, साथ ही साथ मक्का आपका क्या है, सांस्कृतिक नगर है। मक्का क्या है, सांस्कृतिक नगर है। ये कहां है, यानी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सऊदी अरब में मक्का यानी हज यात्रा में जाते हैं। ये कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। फसल का भी नाम है और जगह का भी नाम है, ठीक है। अब देखिएगा मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो मानव भूगोल का जनक जो है फ्रेडरिक रेडजेल को कहे जाते हैं, है ना। इनका पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक रेडजेल। मानव भूगोल क्या है, फटाफट बताइएगा। मानव भूगोल वैसी भूगोल जिसमें मानव की उत्पत्ति से लेकर अभी तक, वर्तमान तक पर्यावरण के साथ मानव की संबंध या रिलेशन कैसा रहा है, इसका विश्लेषण, इसका अध्ययन जिस भूगोल की ब्रांच में करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। उसको क्या कहा जाता है, मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। क्रियाशील मानव मतलब जो आदमी क्रिया करता है, पर्यावरण में अपने आप में बदलाव लाता है। किसान को सबसे ज्यादा क्रियाशील माना गया है, जो पर्यावरण में बदलाव लाते हैं, ठीक है। किसान ही हैं जो पर्यावरण में ज्यादा बदलाव लाते हैं, उन्हीं के द्वारा पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं और ऑक्सीजन ज्यादा उत्पादित किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपको कहा गया है क्रियाशील कौन होगा। आप घर में बैठे रहिएगा तो आपको क्रियाशील नहीं माना जाएगा, ठीक है। जो पर्यावरण में जो आदमी पर्यावरण में बदलाव लाते हैं उसको क्रियाशील मानव यहां कहा जाएगा। तो क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी क्या है, अस्थायी है ना, अस्थायी तो नहीं है ना। अगर जिस दिन पृथ्वी रुक जाएगा तो हम लोग की सांसें अटक जाएगी, ठीक है। तो पृथ्वी अगर रुक जाएगा तो दिन और रात कुछ नहीं होने वाला। तो ये अस्थायी अगर हो जाएगा तो दिन रात कुछ नहीं होगा। तो ये क्या है, अस्थायी है ना। मौसम परिवर्तन होते रहते हैं, है ना। इसके अक्ष में धुरी में ये घूमते रहती है। तो ये जो है आपके क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, ये क्या है, मानव भूगोल है। ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था, कुमारी एलन सैंपल के द्वारा। किसके द्वारा, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बात है, पूछा गया है निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 काफी सिंपल है, बताइएगा। चलो और समझ में आ रही है, सारी चीज आपको समझ में आ रही है, वेरी गुड। यहां आपको समझना है, बिल्कुल आपको आसान तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपसे सॉल्व हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ये आपका हो जाएगा अमेजन बेसिन में। अमेजन बेसिन में जो है यहां विस्तृत वाणिज्य कृषि की नहीं किया जाता है क्योंकि वो इस तरह से अवेलेबल नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचनाकांत नहीं है, मतलब भौगोलिक सूचनाकांत किसको कहते हैं, जिससे भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन अगर यात्रियों के विवरण देखेंगे, जैसे कि इब्न बतूता, उनके विवरण देखेंगे, किताब और रहला, है ना, उनके वो विवरण देखेंगे, तो ये सब क्या है, एक तरह से भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है कि जब ये किताब लिखी गई तो उस टाइम भूगोल की संरचना कैसी थी, है ना। उसके बाद प्राचीन मानचित्र, पुराना वाला नक्शा देखेंगे, उससे भी भूगोल के बारे में जानकारी मिलेगी, है ना। चंद्रमा से लाए गए चट्टान, ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं देगा। प्राचीन महाकाव्य ने, पुरानी महाकाव्य जैसे कि महाभारत का महाकाव्य उठा के देखिए, उसमें भी भूगोल के बारे में लिखा गया, कुरुक्षेत्र के बारे में लिखा गया, कहां नदी कहां पठार था, तो इससे भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन पूछा गया कि कौन सा भौगोलिक सूचना का नहीं है, मतलब किससे भूगोल के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो ये जो है आपको चंद्रमा से लाए गए चट्टान, ये किसी भी प्रकार के भूगोल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती है, यानी ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है, है ना। कृषि चाहिए, कृषि अगर नहीं होगा तो खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा। घर चाहिए, घर नहीं होगा तो मौसम में आदमी खत्म हो जाएंगे, जानवर आके खा जाएंगे, ठीक है, इसलिए भी घर चाहिए, है ना। वस्त्र चाहिए, वस्त्र अगर नहीं मिलेगा तो ठंडी के मौसम में ऐसे ठंडी खा के ब्लड जम जाएगा, है ना, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो यहां जो है परिवहन अगर नहीं मिलेगा तो आदमी चल सकता है ना। परिवहन मूल आवश्यकता में नहीं होगा, है ना। खाने का सामान, भोजन, है ना, आवास और वस्त्र, ये मूल आवश्यकता होता है। क्या होता है, मूल आवश्यकता। लेकिन परिवहन जो है मूल आवश्यकता के अंतर्गत नहीं आएगा, है ना। फेब्रो किससे संबंधित है, तो फेब्रे जो है, फेब्रे एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता हैं जो संभववाद की विचारधारा को परिवर्तित किए थे। संभववाद विचारधारा किसने दिए थे, सबसे पहले जो संभववाद विचारधारा पर अगर विचार किए थे वो कौन थे, फेब्रे थे। फेब्रे जो थे सबसे पहले संभववाद विचारधारा पर ये क्या किए थे, मतलब विचार किए थे। अब मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि जो भी टारगेट बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, टारगेट बैच में आपको पूरी अच्छी तरीके से तैयारी किया जाएगा, ठीक है। टारगेट बैच 450 प्लस बैच जो भी ज्वाइन नहीं किए जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसी बैच में आपको अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाती है। अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपको जो है पीडीएफ नोट्स लेने में दिक्कत होगा, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, मॉक टेस्ट, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, गेस्ट क्वेश्चन, मॉडल सेट, ये सारी चीज आपको टारगेट बैच में मिलेगी। और प्रॉपर आपकी 2 लाइव क्लास चलती है, कितनी, 2 लाइव क्लास चलती है और सिलेबस बहुत ही जल्द आगे फास्ट भाग रहा है, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छा तरीके से आप पढ़ाई को अच्छा और धारदार बना सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी
करना चाहते हैं तो यही एक बैच है, और बैच को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, ऐप का लिंक दिया गया, ऐप को डाउनलोड कीजिए और जाकर के ज्वाइन कीजिए, है ना। अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई दिक्कत हो रही तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करेंगे 9263024692, ठीक है, ये मैसेज करेंगे या फिर कॉल करेंगे तो आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये जो है आपको काम कर लेना है। अगर ये बैच ज्वाइन नहीं किया, पता है आपको एक साल का फी, पांचों सब्जेक्ट का फी मात्र 499 रखा गया है, और अगर ये बैच का रियल प्राइस आपका 2999 है, लेकिन ऑफर में आपको मात्र 499 दिया गया है। आपका बैच का प्राइस 2999 है, ये ऑफर आपकी रहेगी, तो ऑफर आपकी समाप्ति होने से पहले आप ज्वाइन कर लें तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब चलिएगा अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया है कि इन देशों में कौन जनांकी के संक्रमण की अंतिम अवस्था में है, तो मैंने कहा कि वैसे देश जो विकसित कंट्री है वो आपके अंतिम अवस्था में, ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, अंतिम अवस्था में पहुंच गए, ठीक है। विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो सबसे पहले चाइना था, लेकिन भारत अब आगे बढ़ गया है, तो चाइना सेकंड नंबर पे आ गया, तो लेकिन आपको भारत करना पड़ेगा। आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पुराना मॉडल पेपर, पुराना कहां टेस्ट देके आते हैं और पूछते हैं कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में कोई बच्ची हमको बोल रही थी कि सर आप गलत बताए हैं, नहीं बिल्कुल गलत नहीं बताए हैं, आपने जहां टेस्ट दिया है, जिनके पास आप टेस्ट दिए उनको बोलिए वो क्वेश्चन को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सी है, भारत के पास है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन व्यवसायिक नगर है, देखिए जेरूसलम आपका सांस्कृतिक नगर है, पीटर्सबर्ग नहीं, एम्स्टर्डम जो आपका व्यवसायिक नगर हो जाएगा, बीजिंग चीन की राजधानी बीजिंग तो ये प्रशासनिक नगर है ना, पीटर्सबर्ग आपका वहां लौह उद्योग है, तो ये जो है आपका क्या है, औद्योगिक नगर है ना। जेरूसलम आपका क्या है, सांस्कृतिक नगर है, तो एम्स्टर्डम जो है आपका क्या हो जाएगा, व्यवसायिक नगर हो जाएंगे। 24 का बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है, तो एम्स्टर्डम आपके क्या हो जाएंगे, व्यवसायिक नगर हो जाएंगे, इतना आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, तो ये आपके भूमध्य सागरीय कृषि से हो जाएगा, यानी खट्टे रसदार फलों की कृषि आपके भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य नहीं है, मतलब गलत है, तो यहां जो करेक्टनेस हो जाएगा ये हो जाएगा 5 से 6 अरब जनसंख्या बढ़ने में, 5 से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, इसका कोई सटीक जानकारी नहीं है, ये ऐसे मतलब फेंका जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके सी लोग हो जाएंगे, ये स्टेटमेंट गलत है। पहला वाला स्टेटमेंट करे कि 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना बढ़ी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, आप गलत नहीं कर सकते हैं। विश्व में प्रति वर्ष 8 करोड़ जनसंख्या जुड़ जाते हैं, अगर अभी जनसंख्या अगर मान चलो अभी 2024 में या फिर 2025 में जो जनसंख्या अभी मान चलो 3 के जनसंख्या यानी 3000 जनसंख्या, 3 करोड़ जनसंख्या, ठीक है। तो आगे चल के 3 करोड़ 308 करोड़ हो जाएगा, मतलब प्रति वर्ष 8 करोड़ जनसंख्या जुड़ती जाती है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। जनांकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च होती है ना, मृत्यु दर और वृद्धि जन्म दर दोनों उच्च होती है, तो इतना आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो गलत स्टेटमेंट है, तो आपके सी वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है जो प्रकृति का तरफ से नहीं आता है, जल अभाव, बेरोजगारी और महामारी, ये तीनों के तीनों आपके प्रतिकर्ष कारक हैं, प्रकृति का देन है। लेकिन अगर आप देखिएगा चिकित्सा, शैक्षणिक सुधार, ये आपके अपकर्ष कारक है जो आदमी को आकर्षित करता है, तो ये आपके अपकर्ष कारक हो जाएंगे, आपके प्रतिकर्ष कारक नहीं होंगे, ठीक है। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उसको क्या कहते हैं, उत्प्रवासी। अगर आ जाते हैं तो उसको अप्रवासी, अगर एक स्थान छोड़ करके अगर बाहर जाते हैं उसको क्या कहेंगे, उत्प्रवासी। अगर दूसरा स्थान छोड़ करके यहां आ जाते हैं, है ना, तो उसको कहेंगे अप्रवासी, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, जो प्रवासी स्थान छोड़ के बाहर चले जाते हैं उसको क्या कहेंगे, उत्प्रवासी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं, यानी जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये तीनों के तीनों जो है जनसंख्या परिवर्तन में, यानी अगर जन्म दर ज्यादा होगी तो जनसंख्या बढ़ेगा, मतलब परिवर्तन आएगा। जनसंख्या परिवर्तन का मतलब हुआ जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी। परिवर्तन का कतई ये मतलब नहीं होगा कि जनसंख्या बढ़ रही है, या फिर कतई ये मतलब नहीं होगा कि जनसंख्या घट रही है। परिवर्तन का मतलब होगा उसमें उतार चढ़ाव, यानी घटना या बढ़ना, ठीक है। अगर जन्म दर ज्यादा होगी तो जनसंख्या बढ़ेगा, अगर नहीं होगी तो स्थिर रहेगा। मृत्यु अगर ज्यादा होगी तो जनसंख्या घटेगा। अगर प्रवास में अगर चेंजिंग आ रही है, अगर वहां के लोग प्रवास करें, दूसरे जगह जा रहे हैं, तो वहां की जनसंख्या घटेगी। अगर दूसरे लोग वहां प्रवास करके आ रहे हैं, दूसरे जगह के लोग, तो वहां की जनसंख्या बढ़ेगी। ये 3 फैक्टर हैं जो आपके जनसंख्या में परिवर्तन लाते हैं, तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है, तो एकल कृषि, मिश्रित कृषि आपकी एकल कृषि के अंतर्गत नहीं होगा, ठीक है। ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, देखिए ब्राजील में कुछ ऐसे कॉफी के बागान हैं जो अभी भी अंग्रेजों के कब्जे में, किसके कब्जे में, अंग्रेजों के कब्जे में है, जिसको क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
की अगर बात करें, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान जो चाहिए वो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और 10 से 20 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होती है वो ठंडी के दिनों में, है ना। और गेहूं जो है रबी फसल है, रबी फसल है गेहूं क्या आपका रबी फसल है। आपका धान क्या है, खरीफ फसल है। जायद फसल के अंतर्गत गर्मी के मौसम में जायद फसल होते हैं, बरसात के मौसम में खरीफ फसल होते हैं, और ठंडी के मौसम में आपका रबी फसल होता है। तो ये जो है गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना चाहिए, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। उससे अगर ज्यादा होगा तो फिर गेहूं के जो पौधे हैं वो नहीं पनप पाएंगे, वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इतना तापमान चाहिए, ठीक है। चावल या धान की खेती संबंधित है, तो चावल या धान की खेती जो संबंधित है प्यारे बच्चों, ये गहन निर्वहन कृषि, किससे, गहन निर्वहन कृषि। चावल या धान की खेती को क्या कहते हैं, गहन निर्वहन कृषि कहते हैं। अब ये भी कृषि जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, चावल सहित और चावल रहित। इसका प्रकार हम लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ा है, जो नहीं पढ़े उनको पता होगा। जो भी प्लेलिस्ट नहीं देखे, सारा प्लेलिस्ट आपको दिया गया है, वहां से आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट दे दिया गया है, या फिर जाइए प्लेलिस्ट में चैनल का, वहां भी दे दिया गया, आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। उद्योग की स्थापना के लिए बाजार चाहिए। अगर उद्योग बैठाते हैं तो बाजार, उद्योग में जो सामान बनेगा उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए, मतलब उद्योग की स्थापना के लिए बाजार का होना जरूरी है। साथ ही साथ पूंजी होना जरूरी है, ऊर्जा भी होना जरूरी है, तभी जो है आप क्या कर पाएंगे, सामान का उत्पादन कर पाएंगे। लेकिन जनसंख्या घनत्व तो ये जो है ये जरूरी नहीं है, और जनसंख्या घनत्व तो उद्योग की स्थापना के लिए जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, डॉक्टर महबूब हक निवासी थे, तो ये कहां के निवासी थे, ये पाकिस्तान के निवासी थे। पाकिस्तान के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने ही एचडीआई रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक की संकल्पना दी थी। किसको, यूएनडीपी को। कब, 1990 में। यूएनडीपी को कब, 1990 में एचडीआई की संकल्पना दी थी, और इनके एक दोस्त थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन, और वो भी दोनों मिलकर के इसमें काम किए थे। और ये कहते हैं डॉक्टर महबूब हक कहते हैं कि आदमी के जीवन में विकल्पों की वृद्धि को मानव विकास कहते हैं। मानव के जीवन में विकल्पों की वृद्धि यानी ऑप्शन से अगर बढ़ रहे हैं, कोई भी ऑप्शन यानी ऑप्शन अगर रोजगार के बढ़ रहे हैं, कोई भी जीवन जीने का अगर अवसर मिल रहा है, अगर ऑप्शन से वृद्धि हो रही है, विकल्प अगर बढ़ रही है, तो उसको कहेंगे मानव विकास। लेकिन इनके दोस्त क्या कहते हैं पता है, इनके दोस्त प्रोफेसर अमर्त्य सेन कहते हैं कि नहीं, आदमी के जीवन में स्वतंत्रता की वृद्धि यानी आजादी अगर ज्यादा होगा, तब वह आदमी मानव विकास कहलाएगा, ठीक है। मानव विकास की मैंने आपको बताया था चैप्टर 4 पढ़ाते, मानव विकास चैप्टर जब था आपका, ठीक है, तो मैंने कहा कि इन्हीं दोनों की परिभाषा को याद रखना, मानव विकास से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं। तो मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र स्वास्थ्य, संसाधन और शिक्षा, ये तीनों के आधार पर जो है मानव विकास आंका जाता है। इसको 1/3 रैंक दिया जाता है, इसको भी 1/3 और इसको भी 1/3 रैंक दिया जाता है। तो 1/3 1/3 1/3 तीनों को जब जोड़ेंगे तो मैक्सिमम 1 होगा। तो यानी 0 से 1 के बीच आपका एचडीआई रिपोर्ट का स्कोर होता है। कितना, 0 से 1 के बीच हमेशा इसका एचडीआई का स्कोर होता है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन मानव, है ना, मानव विकास का स्तंभ नहीं है। तो ये जो हो जाएगा आपका जनसंख्या मानव विकास का स्तंभ नहीं होगा, बाकी सारे चीज जो है मानव विकास के स्तंभ है, ठीक है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक निर्धारित दिया। तो ये डॉक्टर महबूब हक जो है मानव विकास सूचकांक की संकल्पना दी थी। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है। तो विजयनगर आपके कर्नाटक में आते हैं, किसमें, कर्नाटक राज्य में आते हैं। विजयनगर लौह इस्पात केंद्र काफी ज्यादा फेमस है, और विजयनगर का नाम आपके इतिहास के पन्नों में भी है, ठीक है। जब इतिहास पढ़ेंगे तो विजयनगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। झड़िया कोयला क्षेत्र किस राज्य में, आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा है ना, बिटुमिनस नहीं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, है ना। कोयला के कितना प्रकार होते हैं, टोटल 4 प्रकार, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। तो बिटुमिनस जो है टोटल 80 प्रकार के होते हैं। भारत में जितने भी कोयला पाया जाते हैं उसमें 80% कोयला जो है वो बिटुमिनस प्रकार का है, और एंथ्रासाइट जो है उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा है। सबसे बेस्ट कोयला वही होता है जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है। तो झड़िया जो है, झड़िया झारखंड में, और जितने भी कोयले के बड़े बड़े खदान है वो झारखंड में है। तो झड़िया कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, तो आपका झारखंड हो जाएगा। कहां, झारखंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया है क्या क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप संबंधित है। मैंने आपको बताया था कि तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप में आपका परिवहन, व्यापार और संचार आ जाएगा। 3 चीज याद रखना तृतीय क्रियाकलाप में, परिवहन, व्यापार और संचार। परिवहन मतलब रोड में गाड़ी चल रही है ना। उसके बाद व्यापार मतलब बिजनेस यानी, और संचार मतलब जो फोन में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, टेलीफोन, ठीक है। तो यहां जो है तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है, खेती आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, व्यापार बुनाई आपका द्वितीय क्रियाकलाप है, आखेट आपका, देखिए याद रखिएगा,
आखेट आपका प्रथम क्रियाकलाप है और खेती भी आपका प्रथम यानी प्राथमिक क्रियाकलाप है, बुनाई आपका द्वितीय क्रियाकलाप है, साथ ही साथ आपका व्यापार आपका तृतीय क्रियाकलाप है, व्यापार संचार या परिवहन, आपको व्यापार यहां दिया है तो व्यापार आप टिक करेंगे, तो बिजनेस जो है आपका क्या है, तृतीय क्रियाकलाप यानी टर्सरी एक्टिविटी आते हैं, ठीक है। इसमें अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन ओपेक देशों में से कौन ओपेक का सदस्य है। ओपेक जो है प्यारे बच्चों, ये जितने भी देश पेट्रोलियम को निर्यात करते हैं, पेट्रोलियम को एक देश से दूसरे देश बेचते हैं, यानी जिस देश के पास पेट्रोलियम है ना, कच्चा तेल है, वो देशों का संगठन है और ये संगठन ये तय करती है कि कितना बैरल यानी कि पेट्रोल का कीमत कितना होगा, पेट्रोल कितना कीमत पर बेचनी चाहिए और उसको बेचने के नियम क्या होंगे, ये सारे नियम तय करते हैं ओपेक। और जैसे कि सऊदी अरब के पास ज्यादा तेल है, पेट्रोलियम है, ईरान, इराक है ना, कुवैत, ये सब के पास तेल है, तो इसके साथ साथ वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री है जिसके पास तेल खदान काफी ज्यादा है, तो वो भी इस देश के सदस्य हैं। तो वेनेजुएला जो है, ये वेनेजुएला दक्षिण अमेरिकी देश है जो ओपेक के सदस्य हैं। ओपेक का हेडक्वार्टर कहां है, वियना में। ओपेक का हेडक्वार्टर कहां है, वियना में। और मैंने आपको इसी क्लास में बताया कि डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड व्यापार यानी विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहां है, जेनेवा में, है ना, जेनेवा और वियना, ठीक है। तो वियना जो है आपका ओपेक का हेडक्वार्टर है, तो यहां जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका वेनेजुएला हो जाएगा, जो ओपेक का क्या है, एक संगठन, एक सदस्य देश है, ठीक है। लाल कॉलर श्रमिक किससे संबंधित है, मैंने आपको बताया कि प्राथमिक क्रियाकलाप आपके घर से बाहर होते हैं, कृषि, पशुपालन, खनन या घर से बाहर होते हैं, तो जिसके कारण घर से आदमी जब बाहर काम करते हैं उसकी स्किन लाल हो जाती है ना। इस तरह से याद रखने का एक तरीका है, ठीक है, इसको ऐसे याद नहीं रखना, इसका तर्क ये नहीं देना कि सर लाल कॉलर श्रमिक इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि घर के बाहर रहने से उसका स्किन लाल हो जाता है, ये कोई तर्क नहीं है, हम आपको याद रखने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो जब घर से बाहर काम करते हैं तो सूरज की किरणें जब पड़ती है, रोशनी जब पड़ती है तो इसका स्किन लाल हो जाता है। तो लाल कॉलर श्रमिक किस कार्यकलाप से, तो प्राथमिक क्रियाकलाप से। किससे, प्राथमिक क्रियाकलाप से। ऑप्शन आपके ए लोग हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, यानी पर्सनल, जैसे कि मैंने आपको बताया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित, तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें व्यक्तिगत संपत्ति आप नहीं रख सकते हैं और सारे समाज के लोग एक साझा संपत्ति का अधिकार होता है ना। मिश्रित में आप व्यक्तिगत यानी प्राइवेटाइजेशन और साथ ही साथ पब्लिक, सरकार की पब्लिक का भी संपत्ति होता है और प्राइवेट का संपत्ति दोनों होता है आपका मिश्रित में। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ प्राइवेट संपत्ति यानी व्यक्तिगत संपत्ति को बढ़ावा दिया जाता है। तो पूछा गया है कि व्यक्तिगत स्वामित्व जो होता है आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, और यही पूंजीवादी विचारधारा को पूरे दुनिया में कौन फैलाना चाह रही थी, अमेरिका। और सोवियत संघ यानी रूस जो टूट गया, इसी का सामना करते करते और सोवियत संघ रूस जो है पूरे दुनिया में किसको फैलाना चाह रहे थे, साम्यवादी यानी समाजवादी विचारधारा को। किसको, समाजवादी विचारधारा को, ठीक है ना। पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर जोड़ने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 55, चलो बताना, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, चलो इसी तरह से आंसर देना, बिल्कुल आपके सिंपल है। तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएंगे प्रशांत महासागर को अटलांटिक से। कहां, प्रशांत महासागर को अटलांटिक से जोड़ने का काम करते हैं, नीचे लिख भी दिया गया, ठीक है। बिग इंच संबंधित है, बिग इंच एक बहुत बड़ी पाइपलाइन है जिनको बनाया जाना है ना। ये क्या है, एक पाइपलाइन है जिससे कच्चा तेल निर्यात है ना, जिससे क्या होता है, कच्चा तेल निर्यात होता है। तो बिग इंच क्या है, एक प्रकार का पाइपलाइन है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर देखा गया है, पूछा गया है कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है, सबसे लंबा नाम देखिए तो ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, इनका नाम भी सबसे लंबा है और यही जो है ग्रेट लेक्स सेंट जो जलमार्ग है, ये विश्व का सबसे बड़ा झील जलमार्ग है, ठीक है। इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व, प्यारे बच्चों आप बताइएगा। इंटरनेट पर कोई भी देश का स्वामित्व नहीं है, क्योंकि सभी देश ने अपना अपना सैटेलाइट बना लिया है, सभी देश अपना अपना उपग्रह बना लिए हैं। तो ये इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व, तो किसी देश का नहीं। तो हम कह सकते हैं कि किसी देश का नहीं, भारत का अपना इंटरनेट है, अमेरिका का अपना है, ठीक है। अलग अलग देश अपने अपने सैटेलाइट बनाए हैं और वह इंटरनेट व्यवस्था क्रिएट किए हैं, बनाए हैं। देख दो, किसी भी देश का जो है इंटरनेट पर कब्जा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का परीक्षण किया गया, तो सहकारी कृषि का जो परीक्षण किया गया तो यह किया गया डेनमार्क में, और सबसे ज्यादा सफलता मिली कहां, डेनमार्क में। हालांकि बहुत सारे कंट्री में सहकारी आंदोलन चलाए गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो सफलता मिली थी है ना, सहकारी कृषि को कहां, सहकारी कृषि को डेनमार्क में मिली थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग दूसरा नाम है, ट्रक फार्मिंग कृषि जो कहे जाते हैं, ये आपके फल और सब्जी की कृषि को, चलो फल और सब्जी की कृषि को क्या कहे जाते हैं, ट्रक फार्मिंग। क्वेश्चन में 50 पूछा गया है ना। फल और सब्जी की खेती को ट्रक फार्मिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नगर के बगल में की जाती है और दूरी इतना कम होता है कि एक ही रात में एक ट्रक जो है सब्जी को लेकर के मार्केट में पहुंचा देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ट्रक फार्मिंग रखा गया। तो फल और सब्जी की कृषि को क्या कहते हैं, ट्रक फार्मिंग कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्रक फार्मिंग कृषि कहते हैं, ठीक है। इनमें से किन देशों में, इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रहा है। अगर यह पाइपलाइन अगर बन जाएगा ना, तो भारत
भारत में पेट्रोलियम काफी ज्यादा सस्ते हो जाएंगे। भारत में जो पेट्रोल इतना महंगा है, ठीक है, वो काफी ज्यादा सस्ते हो जाएंगे, लेकिन इसमें पाकिस्तान की सहमति होना जरूरी है। और ये जो पाइपलाइन है, ये ईरान भय पाकिस्तान, ईरान भय पाकिस्तान, यानी ईरान और भारत के बीच ये बनना है। ये पाइपलाइन जो है ईरान और भारत के बीच बनना है, लेकिन बीच में पाकिस्तान परमिशन देगा, है ना, उसी के देश से ये पाइपलाइन जाएगा। जब पाकिस्तान परमिशन दे देगा तो पेट्रोल जो है हम लोगों का ईरान से अब समुद्र के रास्ते से नहीं आते हुए डायरेक्टली आएगा, ठीक है, डायरेक्टली पाकिस्तान से आएगा, और अच्छा तरह से हम लोग जो है पेट्रोल का इस्तेमाल करेंगे, और पेट्रोल का कीमत भी क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन इस पर विचार हो रहा है, इस पर फाइनल अगर मुहर लगेगी तो हमारा देश की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत हो जाएगी, ठीक है। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? चीनी उद्योग आपके कृषि आधारित उद्योग है। सीमेंट इस्पात ये आपके क्या है? सीमेंट आपका अधातु है, इस्पात आपका धातु है। तो ये सब आपके क्या है? ये आपके खनिज आधारित उद्योग है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपके खनिज आधारित उद्योग। बताइएगा कमेंट करके, ये क्या है? खनिज आधारित उद्योग। ये आपके लौहयुक्त खनिज नहीं है, ये आपके औधात्विक खनिज है, ये आपके धात्विक खनिज है। अब चीनी जो है, चीनी गन्ना से बनता है और गन्ना की खेती की जाती है, इसलिए यानी कृषि की जाती है, इसलिए ये जो है आपका चीनी क्या है? कृषि आधारित उद्योग है। यानी ऑप्शन आपके ए लोग हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया है दो देशों के बीच मध्य व्यापार क्या होता है? दो देशों के बीच अगर लड़ाई हो रही है, दो देशों के बीच अगर वार्तालाप हो रही है तो अंतरराष्ट्रीय वार्तालाप, दो देशों के बीच अगर व्यापार हो रही है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या कहेंगे इसको? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। दो देशों के बीच अगर व्यापार हो रही है उसको क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। बाहरी देश से कोई सामान अगर मंगाया जाता है, आयात, आता है तो आयात, जाता है तो निर्यात, आता है तो आयात, जाता है तो निर्यात। तो हम लोग क्या करते हैं? पेट्रोल का आयात करते हैं। बाहरी देश से अगर कोई सामान अगर मंगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आयात। अगर भेजा जाता है हमारे देश से बाहर तो उसको कहते हैं निर्यात, ठीक है। और व्यापार मतलब आयात और निर्यात की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं व्यापार। बाह्य व्यापार मतलब देश से बाहर का व्यापार, है ना, देश से बाहर का व्यापार या फिर राज्य के बाहर का व्यापार क्या कहते हैं? उसको बाह्य व्यापार कहते हैं, यानी एक्सटर्नल बिजनेस कहते हैं। फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? फूल यानी फ्लावर। तो फ्लावर, पुष्प का क्या मतलब होता है? पुष्प मतलब फूल। पुष्प उत्पादन, पुष्प उत्पादन का मतलब क्या होता है? उत्पादन यानी पैदा करना, है ना, खेती करना। पुष्प जो उत्पादन मतलब पुष्प उत्पादन। फ्लोरिकल्चर, ये क्या हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर। और मिश्रित कृषि नहीं, आपके हो जाएंगे फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? पुष्प उत्पादन यानी फ्लोरिकल्चर, ठीक है। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, तो आप जानते हैं भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है, और इसका मुख्य फसल क्या है? अंगूर है, ठीक है। ओपेक का मुख्यालय कहां है? आ गया, है ना। ओपेक का मुख्यालय जो है यह है आपका वियना में, ठीक है। जेनेवा में किसका मुख्यालय है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है आपका जेनेवा में। और वियना में किसका मुख्यालय है? ओपेक का ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करने वाला, है ना, जो बेचता है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? निर्यात करने वाला, ठीक है। आयात नहीं, हम लोग क्या है? आयात करने वाले हैं। किस झील के चारों ओर बसा गांव अधिवास किस रूप में आएगा? अगर झील क्या होती है? गोल होती है, ठीक है। तो इसके अगर बगल में अगर गांव बसते हैं, इसके बगल में अगर गांव बस रहे हैं तो ये जो होगा वृत्ताकार, है ना, एक क्या वृत्त बन रहा है। तो किसी भी झील के चारों ओर अगर गांव बस रही है उसका जो रूप होगा वो क्या होगा? वृत्ताकार होगा, है ना, वो क्या होगा? वृत्ताकार। अगर सड़क के किनारे या फिर नदी के किनारे लंबा सा अगर गांव बस रही है तो वो जो होगा वो आयताकार, है ना, वो क्या हो जाएगा? आयताकार हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब देखिएगा, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल कौन नहीं है? रबर नहीं, आपका गेहूं जो है आपका रोपण फसल नहीं है। यह आपका खाद्य फसल मार जाएंगे। कॉफी, गन्ना और रबर आपके क्या है? यह आपके क्या है? रोपण फसल है, जो महंगे लेवल का फसल होता है। क्या होता है? महंगे लेवल का फसल होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक के द्वारा किया गया? मैंने आपको कई बार बताया कि मिश्रित कृषि नहीं, आपके रोपण कृषि का विकास जो है यूरोपीय लोग यानी अंग्रेज लोग किए थे। जैसे कि आपको पता होगा नील की खेती जबरदस्ती कहां करवा रहे थे? नील की खेती जबरदस्ती चंपारण के लोगों के द्वारा करवाया जा रहा था। तब वहां गांधी जी आए थे चंपारण आंदोलन करने के लिए, तो नील की खेती ना जबरदस्ती ना करवाया जा रहा था। नील की खेती जो है वो जबरदस्ती ना करवाया जा रहा था, ठीक है। इसलिए ये सारी प्रॉब्लम है। अब चलिएगा आगे, तो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया? निम्नलिखित में से मिश्रित कृषि की विशेषता को पहचान करें। मिश्रित कृषि में क्या होता है कि इसमें फसल उत्पादन और पशुपालन पर समान महत्व दिया जाता है। फसल उत्पादन और पशुपालन को समान इसमें क्या दिया जाता है? महत्व दिया जाता है। ग्रामीण आदिवासियों के निवासी मुख्यतः क्या करते हैं? तो प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं। क्या करते हैं? वो प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं। स्थानांतरित कृषि को लदांग कहा जाता है। एक काफी फेमस क्वेश्चन है लदांग। देखिएगा, स्थानांतरित कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में झूमिंग कृषि कहते हैं, जिसको कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं, जिसको आदिकालीन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। लेकिन मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लदांग कहा जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लदांग कहा जाता है। मैक्सिको में क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कहां क्या कहा जाता है, ये याद रखना है।
मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, भारत में झूमिंग कही जाती है, भारत में क्या झूमिंग कही जाती है। साथ ही साथ अगर ब्राजील में कहें तो ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रोका। ठीक है, तो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम है, तो पूछा जाएगा आपको तो आपको आंसर देना है, ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका मलेशिया और इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है इसको, लद्दाख। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो बुशमैन जो जनजाति है, बुशमैन जनजाति लोग हैं, कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं और वो क्या करते हैं, एक तरह से खेती करते थे। पहले किस प्रकार की खेती करते थे लोग, प्राथमिक क्रियाकलाप करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया की राजधानी है, तो इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा हो जाएगा। और ये जो राजधानी है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और एक क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो कैनबरा है ना, वो आपका नियोजित नगर है, प्लान्ड बाई यानी सरकार के द्वारा उनको बसाया गया है, नियोजन के द्वारा, तो आपके क्या हो जाएंगे, नियोजित नगर हो जाएंगे। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। कैनबरा की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा नियोजित नगर है, और इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा क्या है, अदिस अबाबा। इथियोपिया की राजधानी क्या है, अदिस अबाबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है, तो आदिकालीन निर्वाह कृषि, जस्ट मैंने आपको बताया भी इसका नाम कर्तन एवं दहन कृषि बोले, आदिकालीन निर्वाह कृषि बोले, झूमिंग बोले, रोका बोले, मिल्पा बोले, लदांग बोले। ठीक है, अलग अलग नाम है, चेना है ना, श्रीलंका में चेना कहा जाता है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग इसका नाम है। ठीक है, इसका तर्क के आधार पर अलग अलग नाम रखा है। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में अंगूर की खेती की जाती है, तो अंगूर की खेती आपके किस में आ जाएंगे, आपके भूमध्य सागरीय कृषि में, है ना। मैंने आपको बताया था कि भूमध्य सागरीय कृषि का मुख्य फसल क्या है, भूमध्य सागरीय कृषि का मुख्य फसल क्या है, तो अंगूर की खेती है। ये सारी चीजें आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है। प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, और पुरुष जो प्रवास करते हैं भारत में काम और रोजगार के लिए, किसके लिए, काम और रोजगार की तलाश में पुरुष क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ताकि काम वगैरह मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है, देखिएगा गन्ना आपका खाद्य फसल है ना, उसके बाद आपका गन्ना जो है आपका रोपण फसल है, कॉफी आपका रोपण फसल है, ये लेकिन आपका खाद्य फसल है, मक्का क्या है आपका खाद्य फसल है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, बताइएगा, सिंपल है कि एक तरह से सहकारी कृषि सफल रही, तो सहकारी कृषि जो सफल रही प्यारे बच्चों, ये आपके डेनमार्क में सफल रही, इतना आप लोगों को पता है। प्यारे बच्चों, आई रिपीट अगेन, जो भी टारगेट बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, टारगेट बैच का जो ऑफर है आपका मात्र सीमित ऑफर है आपका, ये बैच आपका 2999 का बैच है, जो आपको 499 में ही एडमिशन आपका हो जा रहा है। तो आप इसमें एडमिशन अगर नहीं लिए हैं, अगर आप इसमें एडमिशन अगर आप नहीं लिए हैं तो जल्दी से ले लें, आप देर ना करें, क्योंकि आपकी सिलेबस फिर पीछे हो जाएगी। ठीक है, और आपका प्राइस टारगेट बोर्ड का टारगेट जो आपका 450 प्लस बैच है, इसका बैच का प्राइस मात्र आपका रखा गया ऑफर में 499, लेकिन अगर ऑफर की समाप्ति होगी तो टीम के द्वारा फिर इतना कर दिया जाएगा 2999। और इसमें ऑल सब्जेक्ट की आपकी तैयारी होती है, जो भी आप सब्जेक्ट रखते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा रखते हैं तो एक्स्ट्रा भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ इस आपके बैच में, ये बैच में आपकी फैसिलिटीज क्या है कि ये बैच में आपको क्या क्या मिलेगी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इस बैच में क्या क्या फैसिलिटीज दी गई है, यहां ध्यान से देखिएगा। ये बैच में जो है आपकी ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपका एक्सप्लेनेशन होता है पहले, फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये सारी चीजें होती है, फिर उसका डाउट सेशन होता है, फिर उसका गेस्ट क्वेश्चन दिया जाता है, फिर उसका जो है इंपॉर्टेंट पीडीएफ दिया जाता है। साथ ही अगर देखें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये सारी चीजें आपको रहेगी। ऑफिशियल मॉडल पेपर है ना, उसके बाद आपका मार्कशीट के मार्क्स मार्केट में जो भी आते हैं वो चीज आपको नहीं दिया जाएगा, ओरिजिनल वाला ऑफिशियल मॉडल पेपर दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा। अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी प्रॉपर तरीके से जो तैयारी हो रही है बैच में ही हो रही है, क्योंकि आपको सारी चीजें, मॉक टेस्ट सबसे बड़ी चीज है, वो चीज आपको कहां मिलेगी, एप्लीकेशन में मिलेगी, है ना। एप्लीकेशन में कहां, यानी टारगेट बैच में, टारगेट 450 प्लस बैच में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 92 63 0 246 92। और यहीं पर जो है ये जो नंबर है, इस पर आप मैसेज या कॉल करेंगे तो आपको पूरा जानकारी दे दिया जाएगा बैच के बारे में। और आप बैच ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कीजिए और आपके पेड कोर्स में जाकर के बैच ज्वाइन कीजिए। अगर नहीं आ रही समझ में तो आप इस नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आपको टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे समय समय पर मिलती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज जो हम लोगों ने कवर किया 70 यानी टोटल 70 क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया, और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और आपकी गारंटी है कि यहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन को याद रखना, और टारगेट बैच वाले आप टेंशन ना लें, ये बैच आपको है ना, ये पीडीएफ आपको वहां दे दिया जाएगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।